गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक, लेकिन आज क्लासेस में हैं। आज ग्लासेस में, हाँ ग्लासेस में हूँ, अंधी हूँ क्योंकि अंधी इन द सेंस आई मीन मेरा जो क्या कहते हैं उसको, मेरी आईसाइट काफ़ी वीक है। सो आज मेरे पास लेंसेज नहीं थे, सो आई थॉट कि मे बी ग्लासेस लगाया जाए। अच्छा देखिए, फैशन पे कॉम्प्रोमाइज़ आपको कर लेना चाहिए, अपनी नज़र पे, अपनी सेहत पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। डजंट मैटर आप कैसे लग रहे हैं, मैटर ये करता है कि आपको अपना आप अच्छा फील हो रहा चाहिए और आप कंफर्टेबल हो। आप अच्छी लग रही हैं वैसे। अच्छा ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, फैशन पे आप कॉम्प्रोमाइज वैसे भी नहीं करती हैं। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। तो मैंने कहा फौरन से कह दो, आपके हफ्ते का आगाज इसी तरह से अच्छा होता है। गुड चेंज, देखिए एक चेंज भी स्क्रीन पे अच्छा लगता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। प्रोग्राम में बात करते हैं एक ऐसी टीम की जो कि 60 साल बाद पाकिस्तान पहुंची है। Which team is that? भारतीय टेनिस टीम की हम बात करें। 60 साल के बाद डेविस कप में शिरकत के लिए भारतीय टेनिस टीम इस्लामाबाद आमद हो चुकी है। पाकिस्तान और भारत का डेविस कप 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में स्केड्यूल है। और इसके साथ साथ 60 साल के बाद, जैसे हमने पहले बताया कि 60 साल के बाद टीम जो है वो आई है, उसके पीछे भी काफी प्रोपेगेंडा हुआ है। एग्जैक्टली, जिस पर हमने बात भी की है पहले, बात भी की है पहले। और ये हम कहते रहे हैं कि भारत जो है प्रोपेगेंडा कर रहा है और वो चाहता था कि टीम पाकिस्तान ना आए, लेकिन बहरहाल टीम अब पाकिस्तान आ चुकी है। लेकिन जब बात हम करते हैं कि भारत किस तरीके से एक प्रोपेगेंडा करता है, किस किस मैदान में प्रोपेगेंडा करता है, इसकी हम बात कर लेते हैं। प्रोपेगेंडा की फहरिस्त में से भारत का नंबर 1 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिस्क रिपोर्ट सामने आई है और उसमें ये चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार के जो इंतखाबात हैं, इनको भारत में प्रोपेगेंडे, झूठे बयानिए पर मबनी गलत मालूमात फैलाने के लिए एक अहम जरिया इसमें करार दिया गया है। तो भारत किस तरीके से रुस्वा होता है ये हमारे सामने, लेकिन अच्छा बेनकाब भी हो जाता है, फिर भी सुधरता नहीं है। दोबारा एक नई चीज़ आती है, बेनकाब होता है, प्रोपेगेंडा करता है, बेनकाब होता है, और उसके बाद जो है वो, उसके बाद शर्म बिल्कुल भी नहीं आती है। बेशर्म है ना। आगे बढ़ते जी। वैसे मौसम की आज बताते हैं, हमें तो आज बड़ी जरूरी, क्योंकि आज सुबह एक खबर आई थी और वो खबर ये थी कि था जिसका इंतजार आ गया वो शाकार, यानी मैं बात बर्फबारी की कर रहा हूँ। संडे को सबीन बहुत से लोग मरी पहुंचे इस उम्मीद के साथ कि वहां पे बर्फबारी होगी। नहीं हुई। अब हो गई है, लेकिन अच्छा आज सुबह मरी में बर्फबारी हुई है। तो मैंने सुना आप जा रहे हैं आज। कतन नहीं, आप जाएं, वहां से रिकॉर्ड करके आए। अच्छी इतने खूबसूरत मनाजिर है इस वक्त मरी के। और इसके अलावा केपी की भी बात की जाए, जीबी की भी बात की जाए, मुल्क के जो पहाड़ी इलाके वहां पर जो है बर्फ जो है वो पड़ चुकी है अभी। आप 3 हफ्ते छुट्टी देंगे उसके बाद मुझे? 3 हफ्ते की छुट्टी क्यों, आप एक दिन जाएं और वापस आए। देखिए मेरा ट्रिगर फैक्टर है ये, क्योंकि यहाँ से तो अगर इस तरह के मौसम में जाऊं तो उसके बाद फिर वो एक अटैक होता है मेरे ऊपर, खांसी का बड़े असर रहते हैं। तो मैं इस वक्त हमारे पास बहुत खूबसूरत मनाजिर है जो हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं, तो वर्चुअल विजिट कर लेते हैं। वर्चुअल विजिट हम सब मिलके यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, जो लोग जा भी रहे हैं बड़ी एहतियात करें जी, ख्याल करें, क्योंकि जैसे ही पता लगता है कि बर्फबारी, को संडे की आप बात करें, अब इससे प्रेडिक्शन थी, इम्कान था कि होगी और बहुत सारे लोग वहां पर पहुंच चुके थे, तो अब ख्याल जरूर करें। अच्छा, सिर्फ मरी नहीं सबीन, हम इससे पहले अगर देखें बहुत से और इलाके जैसे शांगला है, कुरम है, शबकदर है, लोअर दीर है, केपी के मुख्तलिफ इलाके, वहां पर हम देख रहे हैं कि वहां पर बादल भी बरसे हैं और जो पहाड़ी इलाके वहां पर बर्फबारी हुई है। और इसी तरह कहा जा रहा है कि 1-2 रोज तक मजीद बर्फबारी होगी, बल्कि अगले 72 घंटे से मुतालिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बेशतर इलाके, यानी जो पहाड़ी इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। और कश्मीर की बात करें, वहां पर भी ऐसे ही है। कलाम, चित्राल, मालम जब नारान में भी बिलाखिर बर्फबारी हुई है। अच्छा, नथेगली की कल हम विजुअल्स देख रहे थे कि वहां पर बर्फबारी हुई है। कश्मीर की बात करें, वादी लीपा की बात करें, केल की बात करें, तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बर्फबारी हुई है। शारदा में जिस तरह से इस वक्त मौसम, वहाँ पर वादी तीरा, इसकी बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं बर्फबारी। पारा चनार, यहाँ पर भी सफ़ेद सा मंजर है। तो जनाब, पहाड़ी इलाकों में जहाँ जहाँ बर्फबारी बहुत ताखीर से हुई, अब बहरहाल वहाँ पर बर्फबारी हो चुकी है। बड़ी खूबसूरत लग रही है। हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज है वैसे उनको इससे 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। खूबसूरती में इस्लामाबाद में बात की जाए तो बारिश, पता नहीं सुबह उठे तो थोड़ा थोड़ा था कि हल्की सी शायद बारिश हुई थी, लेकिन वो खुल के बारिश एक तरह से मुझे नहीं फील हुआ वैसे। अच्छा, वैसे बारिश हुई है रात में, तो हुई है वो ऑब्वियसली हुई है। सड़कें सूखी थी ना सभी मेरे इलाके की। तो थी। अच्छा, आपके इलाके की। अब वो ये भी है कि कुछ इलाकों में हुई है और कुछ इलाकों में नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान का मौसम कैसा है ये बताते हैं, कैसा रहेगा आज ये बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम इस्लामाबाद की बात करें, जैसे हमने पहले बताया कि मौसम खुशगवार जरूर है, हल्की बारिश है, लेकिन टेम्परेचर है कम से कम 7 ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 8 ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 18 ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 7 ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा की बात करेंगे तो कम से कम -1 है और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है आज का मौसम।
और वही जो मैंने बताया, अच्छा कराची अपनी दुनिया में होता है। कराची ऐसे लगता है बिल्कुल एक अलग, मतलब अच्छा वैसे काफ़ी लोग जो कराची वाले वो बता रहे होते हैं, अच्छा हम यहाँ पे ठंड से ठिठर रहे होते हैं और वहाँ यहाँ से जो लोग वहाँ ट्रैवल करके जाते हैं उनके होते हैं कि जी हमने तो पंखे भी चलाए हुए हैं, हमारे तो एसी भी रात को अक्सर औकात चल जाता है। अब एसी वाली बात थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, अच्छा, इस ज़्यादा हो जाएगी? वक्त थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। ओके, मतलब हाँ, 27 लेकिन पे। जनरली पाकिस्तान में हम देखें अगर इस्लामाबाद में थोड़ा मौसम बेहतर है तो कराची में बहरहाल गर्मी होती है, लेकिन अभी इस वक्त तो वहाँ पे भी शायद मौसम ऐसा है कि एटलीस्ट एसीज नहीं चल रहे होंगे। ओके। बढ़ते हैं आगे। मुस्कुराहट के बायस दुनिया भर में शोहरत रखने वाली पेंटिंग मोनालिजा एक हमले में बाल बाल बच गई है। पेरिस का एक म्यूजियम है, यहाँ पर मौजूद लियोनार्डो डी विंची के मशहूर ज़माना पेंटिंग पर दो खवातीन ने सूप फेंका, नारेबाजी की। इस पेंटिंग पर सूप फेंकने वाली दोनों खवातीन माहौलियाती कारकुन हैं और वो कहती हैं कि उनके इस इक़दाम का मकसद ग़िज़ाई हुकूक और फूड सिक्योरिटी के हवाले से शऊर उजागर करना है। अच्छी बात यह हुई कि वो पेंटिंग अपने बुलेट प्रूफ ग्लास के बाइस महफूज रही और म्यूजियम का जो अमला है वो तेज़ी से मौके पर पहुंचा और इसके सामने मौजूद हिस्से पर पैनल्स खड़े कर दिए। ये आपको हम What kind of protest is this? वैसे आपने अगर एहतजाज करना भी है तो आप इस तरह से, I mean there is a way to protest। हमेशा हम कहते हैं कि जो पुरअमन होना चाहिए, अगर आपका एहतजाज भी है, आपका इख्तिलाफ इसमें भी किसी है, पेंटिंग का क्या कसूर, किसी पेंटिंग का क्या कसूर, आर्ट का क्या कसूर, वाकई में। बढ़ते हैं आगे। साबिक कप्तान बाबर आजम की बात करते हैं। वैसे तो बड़े पुरसुकून रहते हैं हमेशा अपनी वैसे कप्तानी भी हमने देखी है, अगर उनको तो कभी गुस्से में नहीं देखा उस और दोस्ताना लहजा भी उनका होता है, फ्रेंडली होते हैं टीम हमेशा। बाइंडिंग फोर्स के तौर पे वो एक्ट करते हैं। लेकिन इन दिनों वो चूंकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं और इस दौरान जो उनकी मुखालिफ टीम है उसके विकेट कीपर पर गुस्से में आने की वीडियो वायरल हो गई है। आपको हम दिखाते भी हैं। बाबर आजम जिस तरह इस मैच में विकेट कीपर इरफान के साथ वो गर्मा गर्मी उनकी हुई और वो काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए। इस दौरान एम्पायर और ढाका के जो कप्तान हैं मुसद्दिक हुसैन, उन्होंने उन्हें ठंडा करने की बहुत कोशिश की लेकिन इसमें ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके और बाबर बदस्तूर नाराज़ है। बाबर आजम ने इस मैच में 46 गेंदों पर 62 रन बनाए जो कि इवेंट में उनकी दूसरी निस्फ सेंचुरी है और मैच का बेहतरीन खिलाड़ी भी करार दिया गया। लेकिन बहरहाल ये जो इतना भी गुस्सा नहीं था। वैसे अगर विजुअल्स देख रहे हैं तो मुझे इतना गुस्सा भी नहीं नजर आ रहा। एक्चुअली वो उनसे इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना कि नॉर्मली वो इतना गुस्से में आते नहीं ये बात है कि जब ऑलरेडी आप देख रहे होते हैं कि एक इंसान थ्रू आउट कप्तानी भी अगर देखा जाए तो वो इतना कूल डाउन होता है और एकदम से वो थोड़ा सा अगर उसको आप खराब मूड में देख लेते हैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो न्यूज़ बन जाती है। ऐसे ही। बढ़ते हैं आगे। आइकॉन ऑफ द सीज, सबसे बड़ा जहाज याद है आपको? हाँ, हमने कहा था कि वो अभी उसके पहले सफर की तरफ वो अपने जाएगा। सफर का आगाज हो चुका है। अच्छा, जबरदस्त। आइकॉन ऑफ द सीज अपने पहले सफर पर रवाना हो चुका है। रॉयल कैरेबियन नामी कंपनी के तहत तैयार किया गया ये जहाज, इसमें 7,600 मुसाफिरों और अमले के 2,350 अफराद की गुंजाइश है। ये अपने पहले सफर में अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में मियामी के साहिल से निकला है और मंजिल है इसकी ईस्टर्न कैरेबियन का खित्ता। आइकॉन ऑफ द सीज इसमें 6 वाटर स्लाइड्स, 7 स्विमिंग पूल्स, एक आइस स्केटिंग रिंग, एक थिएटर और 40 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, लाउंजेस हैं। जहाज की लंबाई है 1200 फीट और वजन है 2,50,800 टन और ये समंदर में तैर रहा है। और बनाए गए इस शिप में अगर खर्चे की बात की जाए 2 अरब डॉलर। क्या बात है, टू मच और देख के भी लग रहा है इतना खर्चा तो फ्रंट का हिस्सा बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, खूबसूरत है। वैसे भी इतने मजे की जबरदस्त वो है। अच्छा वो अभी हम चले जाएं, हम आउटडोर शूट के लिए जाएं, हम इसको प्रॉपर कवर करके आएं कि ये कैसी है क्रूज शिप, यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है और लोगों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अपना बताएं तो फिर तो ये आउटडोर और आउट स्टेशन से भी ना मामला आगे का है, आउट ऑफ कंट्री। ये बेसिकली समंदर पार का मामला है। जो भी है, उसकी मार्केटिंग हो जाएगी, ख्वाहिश है उस शिप की मार्केटिंग हो जाएगी। अभी क्या कर रहे थे? अभी क्या कर रहे थे? मार्केटिंग नहीं थी ये, क्या था? ठीक है, कर सकते हैं जी। सबीन जी ने कह कर सकते हैं, बड़े पॉइंट्स मारते हैं। अच्छा वैसे आपको पता है ज्यादा पॉइंट्स कहाँ मारे जाते हैं? सियासत के मैदान में, सियासत के मैदान में। बाकी और हमारे यहाँ कोई सियासत नहीं है, हमारे तो एक जमात है, हम तो बिगिनर्स हैं एक तरह से। नहीं, हमारी एक जमात है, हमारी तो जमात का नाम है हम का पाकिस्तान। लेकिन जिस सियासत की हम बात करें वो चाहे पाकिस्तान की हो चाहे किसी और मुल्क की हो, पार्लियामेंट जहां का भी हो कभी ना कभी अखाड़ा जरूर बनता है। मालदीव्स, हाँ, उसका पार्लियामेंट भी अखाड़ा बन गया। इजलास हो रहा था और हुकूमत और अपोजिशन के जो अरकान है आपस में भिड़ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इतलात के मुताबिक मालदीव्स का पार्लियामेंट उस वक्त मैदान जंग बना जब हुकूमती इत्तेहाद के अरकान ने खुसूसी इजलास की कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश की, जिस पर हिज़्ब इख्तिलाफ वालों को गुस्सा आया। अरे ये तो बाजे बजा रहे हैं।
ओए होए। ये मेरा ख्याल है यहाँ पे बाजा बैन तो हो जाते हैं और वो वहाँ पे उसके कान कानों में पे जाके हाथ बजा रहे हैं रखे। ना। अच्छा नहीं वो देखें मामला काफी गल वध गई सी। ओए होए होए होए। साबिक सदर इब्राहिम मोहम्मद तो साले की मारपीट। जमात है जी MDP और इसको इस वक्त पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल है और जो स्पेशल इजलास तलब किया गया इसकी काबीना में वज़रा की शमूलियत के लिए मंजूरी हासिल करने के लिए बुलाया गया था और इस इजलास में वज़रा के लिए 22 में से 18 नामों की मंजूरी दी गई जबकि बाकी 4 को मुस्तरद किया गया। इसमें हुकूमत इत्तेहाद के रकीन ने हंगामा आराई की और कार्रवाई को मुतासर किया। जैसे सभी ने आपने बताया कि पहले बाजे से मुतासर किया और फिर लातों से, मुक्कों से, घूंसों से ये मुतासर बाजा किया। पाकिस्तान में बैन है तो उधर भी बैन होना चाहिए। मतलब बाजा एक मिनट, बैन होना पाकिस्तान में बैन है लेकिन क्या बचता नहीं? बचता तो फिर भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी मतलब ये तो पार्लियामेंट पे ये हो तो रहा ये जो लड़ाई हो रही है ये बैन नहीं है? है। ये भी बैन ऑब्वियसली सब बैन मतलब मसला बाजे से है, आपको ये जो ठुड्डे मारे हैं उससे? मैं बाजे की हिमायत करती हूँ, इस वजह से मैं ये कह रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये कानून की क्या कहते हैं उसको, खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जी। लेकिन ये जो वायलेंस हो रहा है, वायलेंस तो किसी शक्ल में काबिल कबूल नहीं काबिल होता। कबूल नहीं है। मतलब नो जस्टिफिकेशन। और वो क्या बात होती है कि आप अदर साइड ऑफ द स्टोरी, देयर इज नो अदर साइड ऑफ द स्टोरी व्हेन इट कम्स टू हाँ, वायलेंस। वो चाहे ऑपोजिशन है चाहे वो हुकूमत है, Full stop. जिसने जिसको मारा, जैसे भी मारा, जिसने जिसको मुक्का मारा, लात मारी, वो सब गलत है। वायलेंस प्रमोट नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। बात है जर्नलिस्ट की, जब बात है सहाफत की, जब बात है मीडिया की, तो हमारी फैमिली में, हम की फैमिली में एक ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोगों को मालूम अभी नहीं है। तो आपकी उस ज़बरदस्त शख्सियत से मुलाकात करें, हमारी तो फेवरेट। फैसला आपका। क्या बात है जी। सहाफत की दुनिया का मुअत्तबर जाना पहचाना नाम, हम नेटवर्क का हिस्सा, हमारी फैमिली का हिस्सा, मारूफ एंकर तजज़कार आसमा शिराजी साहिबा हम फैमिली का हिस्सा बन चुकी हैं। अभी आपको हमने उनका प्रोमो दिखाया है। आज उनका पहला प्रोग्राम एयर होना है, फैसला आपका। क्या ज़बरदस्त नाम है, किस तरह से वो जानदार अंदाज से अपना प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं। करंट अफेयर्स का प्रोग्राम मंडे टू थर्सडे, हम न्यूज़ रात 8 बजे। तो हम सब यानी सुबह से आगे की टीम उनको वेलकम करती है। आज हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा भी है बिल्कुल। वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एंड वेलकम टू अस्सलाम। हम फैमिली। सबसे पहले तो कैसा बहुत लग रहा है? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लगता है कि मैं यहीं थी बरसा वाह। बरस से। और हर चेहरा, हर शख्स इतनी मोहब्बत से मुझे वेलकम कर रहा है कि मुझे मेरे पास अल्फाज नहीं अल्लाह है हमेशा आपकी ये इज्जत कायम शुक्रिया रखे अदा आसमा। करने के लिए। थैंक यू सो मच। और वाकई मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम नेटवर्क का मैं हिस्सा हूँ और इतना कम टाइम में हमने इतना बड़ा नाम बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जैसे अच्छे लोग हैं यहाँ पे, सुबह सीखते सुबह हैं उठ के आपसे। आते हैं। आपसे सीख के आए। सुबह उठना आपके लिए मुश्किल होता है वैसे? बहुत आसमा? मुश्किल है, लेकिन तुम लोगों की मोहब्बत की वजह से आना आ पड़ता गए आज। वो देखे मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है फिर। है। नहीं बिल्कुल। तो आज चूंकि पहला प्रोग्राम भी है Yes, और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपको एक ज़बरदस्त इंटरव्यू हम आज दिखाएंगे और बड़ा अच्छा interview है। अच्छा आसमा, उनका नाम लिए बगैर अगर आपको बताना हो कि आज किसका इंटरव्यू होगा तो किस तरह बता सकती हैं? मूवर एंड शेकर। मूवर एंड शेकर। अब आपने गेस करना है, बल्कि हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। आप गेस कीजिए कि आसमा का आज पहला जो इंटरव्यू है उन्होंने किसका किया है। उन्होंने कहा मूवर एंड आप भी शेकर। वैसे कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं बिल्कुल ऐड नहीं करूंगा पता इसमें। चल मैं जाएगा, और हिंट नहीं पता दूंगा चल क्योंकि वो और हिंट्स हो अगर वो जाएंगे। लाइन आएगी तो वो सबको पता चल तो जाएगा। इसलिए आज आप मूवर जरूर एंड देखना। शेकर ये बिल्कुल एक नई टर्म उस उनके लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है। मैं जरूर कहूंगा, लेकिन जा रही है उनकी पर्सनालिटी के साथ। तो लेट्स सी आप गेस कर पाते हैं, गेस नहीं कर पाते। तो ये तो हो गया पहला इंटरव्यू आसमा। लेकिन क्या सोचा है आपने? ज़ाहिर आप इस वक्त हम फैमिली का हिस्सा बने कि जिस वक्त सियासत की पीक है, ज़ाहिर इलेक्शंस में कुछ दिन बाकी हैं, क्या सोचा है? देखिए, एक तो हम पार्टी हेड्स के साथ मैक्सिमम बात करेंगे इंशाल्लाह। Yes, इंशाल्लाह। और पता चलेगा और चलाने की कोशिश करेंगे, अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे कि मंशूर पे अमल और पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। ओके। क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा एक ऐसी फ़िज़ा देखी है जिसमें कि कंटेंट पे कम बात हुई है Yes. और लड़ाई झगड़े पे ज़्यादा हुई है। यहाँ वहाँ नफ़रतों पे ज़्यादा बात हमने हुई है, मंशूर तक़सीम पे ज़्यादा बात हमने हुई है। मंशूर पे तनकीद भी देखी है और उसी मंशूर को कॉपी करते भी भी देखा है। देखा है एग्जैक्टली। और मज़े की बात ये है कि शोएब, आपका, मेरा, ज़बीन, हम सबका काम ये है कि हम लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, बिल्कुल। डिस इन्फॉर्मेशन ना पहुंचाएं। और हमारा काम है हम सवाल करते हैं। बिल्कुल सवाल करें, करना, जिरा हक़ाइक़ ना सामने लाना। जिरा मत करें और हम सच पहुंचाएं। सही बात है। और सच को पाबस्ताए हालात ना बनाएं। वाह
क्योंकि सच जो है उसने तो आना ही आना है। तो हमारा तो ओढ़ना बिछोना जो है वो सहाफ़त ही है। और हम अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में हर चीज़ बिगड़ी है, तो सहाफ़त का चेहरा भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया, काफ़ी चेंज हो चुका है। बिल्कुल। अब आप देखिए इस वक्त भी एक बड़ी समाज चल रही है। Yes, I was about to ask कि ज़ाहिर है बहुत से सहाफ़ियों को FI का नोटिस और फिर आज चीफ जस्टिस साहब उसकी समाअत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, किस तरह से इस मामले को डील होना चाहिए? आसमान जो कि अभी चीफ जस्टिस साहब का टिकट्स पढ़ा था, उन्होंने कहा कि आज़ादी इज़हार राय सबको होनी चाहिए, ज़ाहिर है सहाफ़ियों का बड़ा हक है इसमें। नहीं, आज़ादी इजहार तो हमें आइन देता है। Yes. 19A, और उस 19A के अंदर खैर एक बड़ी पाबंदियां भी आगे मौजूद हैं, आप फलां पे नहीं बात करें लेकिन आज़ादी इजहार जो है वो हमारे बुनियादी हुकूक में है शामिल, उससे तो कोई इनकारी नहीं है। मतलब ये कोई नहीं रोक सकता कि आप किसी पे तनकीद ना करें। बिल्कुल। और फैसलों पे तो आप तनकीद कर सकते हैं, आप दिल खोल के तनकीद कर सकते हैं, ये तक आपको आपके पास ये हक मौजूद लेकिन है। फिर differentiate कैसे करें? गालम गलोच Yes. की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये आज़ादी इजहार नहीं है कि आप किसी की पे तज़हीक करें, इख्तिलाफ है, किसी there is a decent way of doing that. आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बड़े प्यारे खूबसूरत अल्फाज में कह सकते हैं, और वो सहाफ़ी क्या जिसको अल्फाज से खेलना ना आए, वाह, जिसको अल्फाज का हुनर जिसके ये पास जो ना बात हो, कह यही भी हमारा दे, हुनर है हाँ। कि हम अपनी बात कहें। हम बड़ी से बड़ी बात कह सकते हैं, मार्शल लॉ में बोले हैं, आमरीयतों में बोले हैं, फिस्तायत में बोले हैं, तो हम बोल सकते हैं, मगर गाली देने की इजाजत किसको है? एक फाइन तो लाइन हमें है कि अपने आप अंदर भी फ्रीडम ऑफ एहतसाब- स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और उसके बाद आप किसी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें जो कि नाकाबिले कबूल है, तो एक फाइन लाइन जो है उसको समझना बड़ा डिफाइन जरूरी करनी है, बिल्कुल डिफाइन करनी और होती ये है। मेरे ख्याल है ये वक्त भी आ गया है कि ये फैसला हो कि हम में सहाफ़ी कौन है, सियासी कारकुन कौन है। हमें ये बहुत गहरी बात अच्छा, है, अब चूंकि ये इसी लिस्ट social में media कुछ का सहाफ़ी भी हैं और कुछ कारकुन भी हैं। कारकुन ज्यादा है, कारकुन ज्यादा है। सहाफ़ियों को तो उसमें डाल दिया गया है, जो कि एक साजिश के तहत डाला गया है, ताकि आप, मेरे ख्याल में कि एक नहीं डालना चाहिए था, ताकि आप उस पूरी लिस्ट को क्रेडिबल कर दें। और आसपास इसमें सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है। मतलब आप किसी का बायो देखें, जर्नलिस्ट और वो सारी चीज़ें बायोज में लिखी होती हैं और लोग फॉलो भी कर रहे होते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि उसमें काफ़ी सारे होते हैं सियासी कारकुन होते हैं, बायस्ड ओपिनियन उनका होता है। एक सहाफ़ी का बायस्ड ओपिनियन कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। आप हर हुकूमत पे तनकीद आप करते हैं, करनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम तालियां बजाना नहीं है। बिल्कुल। हमने हर हुकूमत को आईना दिखाना है कि आप ये काम जो है वो गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कि इस चंद इन ऐसे लोगों की आड़ में अगर सहाफ़ियों को आज़ादी से रोका जाएगा, उनको बात लिखने से कहने से रोका जाएगा, तो हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे और हम जरूर करेंगे। आसमा, कभी किसी की तारीफ करने के लिए कोई ब्राइब ऑफर हुई है आपको, किसी सियासी जमात, नाम ले बगैर जरा हम बात करेंगे? लिफाफा जो आम हाँ, लिफाफे तो हमें बस कहते ही है ना। अब मज़े की बात है कि हम ये कहते हैं कि भाई लिफाफे का दौर अब नहीं रहा। तो अब लिफाफों से बात बहुत आगे निकल अच्छा, एक में देख रही थी प्लॉटों तक, उससे भी आगे, बहुत आगे निकल जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो आपने एक क्लिप लगाया था सोशल मीडिया पे, वो कबूतर वाला और वो। अच्छा, अब हर किसी की अपनी सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पे, लेकिन साथ साथ हर एक को कोई चीज़ पसंद भी आ सकती है, कोई एक एक्ट पसंद आ सकता है। अच्छा, वो क्लिप भी जब आपने लगाया तो उस पर भी तनकीद, लोगों ने उसको रीट्वीट करना शुरू कर दिया। अगर आप कुरान पाक की आयत भी लगाएंगे तो उस पे ऊपर भी वो लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी लिफाफा लिया हुआ है। और मजे की बात ये कि वो आते हैं जिनके बैनर के ऊपर जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा, और नीचे वो गालियां ही गालियां दे रहे होते हैं, और ऐसे लातादाद हैं। मतलब मैंने तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉक किए हैं लोग जो कि वो ये सब जो चीज़ें हैं वो इन्हीं इस तरह के पोस्टर्स लगा के नीचे गालियां दे रहे होते हैं। भाई यही सबसे बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि ये जो जितनी इस तरह के लोग हैं जो नेगेटिव बात करते हैं ना, इनकी मैं बड़ी अब तो मैं अल्लाह की शुक्रगुजार होती हूँ कि अगर ये लोग नहीं होते तो हम कैसे, अच्छे लोगों की पहचान कैसे होती, हम कैसे अपने आप को मज़ीद रिफ़ाइन करते। ये जो दुश्मन होते हैं लेकिन ज़र्फ़ वाले, कम ज़र्फ़ नहीं, ज़र्फ़ वाले दुश्मन एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि देखिए एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, इस वक्त इलेक्शन चल रहा है। कल मैं देख रही थी बुनेर में बैरिस्टर गौहर का शानदार जलसा था, और अनअनाउंस्ड लोग जो हैं वो वहाँ पे आ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आ रहे हैं। कल सियालकोट में बहुत बड़ा जलसा था जो मियाँ नवाज शरीफ का था। बिलावल साहब का कल लियाकत बाग में बहुत अच्छा जलसा था। देखा जाए तो आप तीनों का बड़ा जलसा था, इसका मतलब है लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा तो नहीं बनता। मेरा ख्याल है अभी नहीं, पंजाब में तो तहरीक इंसाफ के साथ
ज्यादती ठीक है, हो रही है, ये पंजाब इसमें में कोई हम बिल्कुल ये सच बात है कि उनके ओके। साथ वहाँ पे उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई को मिल रहा है, बाकियों को नहीं मिल रहा। मौलाना फजलुर रहमान को वहाँ पे नहीं मिल रहा। ओके। वो शिकवा कर रहे हैं क्योंकि दहशतगर्दी की वजह से वो अपने गांव कर पा अपने रहे। इलाके में भी नहीं जलसा कर पा रहे। ट्रू दैट। शोएब, ये बहुत डेंजरस बात Yes, है कि वो अपने अपने इलाके में के नहीं अंदर जा कर भी पा वो रहे। नहीं कर पा रहे, और वो बार बार, और ये आज़ाद, ये लेवल प्लेइंग नहीं है कि एक जमात को लेवल प्लेइंग हो और वहाँ पे ना हो। अगर यहाँ पे और मसाइल हैं तो वहाँ और तरह के मसाइल हैं जो कि रियासत भी निमट रही है और सियासी जमातें भी। अवामी नेशनल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ नहीं मिल रहा, पीपल्स पार्टी को पूरी तरह से वहाँ पे नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी को पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? मेरे ख्याल अब तो मिल रही है। अब मिल रही है। ये अब से क्या मुराद है जो कहते हैं तज्जियाकार कि अब थोड़ी हवाओं का रुख बदल गया है फ्रॉम नून टू पीपल्स पार्टी, इज इट ट्रू? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हवाओं का रुख बदल गया, मगर मेरा ख्याल है कि जो मसाइल पहले थे वो अब मसाइल उनकी जैसे एड्रेस हो गए हैं। उनके कारकुन गिरफ्तार हो रहे थे या इस तरह की उनके मसाइल, और फिर उनका एक ये इल्ज़ाम था कि तरक्याती काम बहुत हो रहे हैं नून के हलकों में और बाकी जगहों पे। मेरा ख्याल है उस पर इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा वो किया है, और इसीलिए अब आपको बिलावल साहब की तरफ से ये शिकवा सुनने को नहीं अच्छा, मिल रहा। काफी टाइम से अभी नहीं मिल रहा शिकवा सुनने को ये वाला। लेकिन वरना टारगेट तो पहले तो शेयर भी बार-बार आके, करते हैं। बार-बार 2-3 हफ्ते हो गए। लेकिन टारगेट फिर भी उनका शेर है। टारगेट देखिए, ये एक बड़ी अहम बात है कि बिलावल साहब को आप क्रेडिट दें कि उन्होंने पूरी पॉलिटिक्स का रुख बदला है, और वो यूं बदला है कि उन्होंने एंटी नवाज कैंपेन चला के एंटी इमरान कैंपेन ख़त्म करवा दिया। अब इस वक्त इमरान खान जो हैं, आपके शो पे तो शायद नाम लेने की इजाज़त हो, वैसे शायद नहीं है, ये भी बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। इमरान खान साहब ने की जो सियासत थी, उस सियासत के ऊपर जो है वो प्रो और एंटी हो रही थी बात। इस वक्त प्रो पीपल्स पार्टी, प्रो नवाज, एंटी पीपल्स पार्टी, एंटी नवाज पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छा, और इसका क्रेडिट जो है वो बिलावल बिलावल साहब साहब को को जाता देना है। चाहिए कि उन्होंने माहौल बना दिया है। अच्छा, तो ऐसे वरना तो में कोई अपोजिशन में ना होता इस वक्त। तो ऐसे में आसमा ये जो कहते हैं कि अब जो पीपल्स पार्टी, बिलावल यही बात कर रहे हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ शेर और तीर का मुकाबला है, और बल्ला बिल्कुल अब तो जाहिर है निशान जाने के बाद अब वो आउट हो गए कंपटीशन से। ये वाकई सही है या फिर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो टफ टाइम दे सकते हैं इनको? देखिए, जो सिंबल होता है ना इलेक्शंस में, मैं कोई ये चौथा या पांचवा इलेक्शन कवर कर रही हूँ, सिंबल ही पार्टी होता है। ओके, यानी अगर तहरीक इंसाफ का इससे पहले बल्ला सिर्फ कोई जिक्र भी उस तरह नहीं होता था, तहरीक इंसाफ का जिक्र होता था, लेकिन जब आप ठप्पा लगाने जाते हैं तो बल्ले को तो लगाते हैं। बल्ला आपका उम्मीदवार बन जाता है, या आपका तीर आपका उम्मीदवार बन जाता है, या शेर आपका उम्मीदवार बन नजर जाता है। पार्टी को वोट, यानी सिंबल जो है वो आपकी पार्टी के ऊपर हावी हो जाता है, और अब चूंकि सिंबल और नहीं अब वो सिंबल नहीं है उनके। तो पार्टी PTI चाहे आपको पेपर पे out हो नजर चाहे आ ना। रही है। हो गई। आई मीन जो भी इस वक्त देखा जाए तो विदाउट सिंबल वो आज़ाद ही है। उनके पास पार्टी की वो पार्टी से भी आज़ाद है। लेकिन इसमें आसमा एक चीज़ और भी है। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार, ज़ाहिर है वो पीटीआई के नामजद उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं कि वो हम में शामिल हो जाएंगे, बातचीत हो रही है। नून लीग वाले भी कुछ ऐसा दावा करते हैं, आईपीपी वाले भी कुछ ऐसा दावा करते हैं। और इसी में जो नामजद उम्मीदवार हैं उनसे मुतालिक जब उन्होंने नज़रियाती का टिकट जमा कराया तो इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि चूँकि आप एक पार्टी का हल्फ दे चुके हैं, आप किसी और पार्टी में अब जा नहीं सकते। लेकिन कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि जो भी नामजद उम्मीदवार हैं वो किसी उस पार्टी में जा सकते हैं जिसका इंतखाबी निशान है। यानी ये तो क्लियर हो गया कि जो भी नामजद उम्मीदवार अगर जीतता है वो पीटीआई में नहीं जा सकता। ये लीगल चीज़ें हैं, ये लीगल कानून चीज़ें की बुनियाद पे टेक्निकल चीज़ें हैं। और देखिए, जो इसमें मुझे दुख है ज़ाती तौर पर कि बल्ला आउट है इलेक्शन से। मुझे पीटीआई के इस तरह इस जो भी हुआ है इस फैसले के ऊपर, यानी कानूनी तौर पर दुरुस्त है, लेकिन सज़ा जो है वो बहुत सख्त है। मुझे इस पे बहरहाल तहफ़्फ़ुज़ात है। सही। और लेकिन आप ये देखिए कि पीटीआई को 2021 में इंतखाबात करवाने थे इंट्रा पार्टी। दैट्स ट्रू। आपने 2021 में आप क्यों इख्तियार नहीं में कराए? तो अपनी वो गलतियां कोताहियां हैं जिसका आज वो खुमियाजा भुगत रहे हैं, वो तो लूप उसमें होल्स हैं। बहुत सारे कानूनी पहलू भी हैं। बिल्कुल उसमें सही है। पीटीआई भी जिम्मेदार है। पीटीआई ही जिम्मेदार है। बिल्कुल, मतलब पीटीआई भी जिम्मेदार है, तो ठीक अब है। देखिए, अगर आप इलेक्शंस हो जाते वो सब चीजें, तो आज ये दिन आज ये मौका ना होता। अच्छा आसमा, अब एक मनाजरे का चैलेंज बार बार दिया जा रहा है, हाँ। और वो बिलावल साहब की तरफ से दिया जा रहा है। और हम वैसे दीगर मुल्कों में देखते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में इलेक्शन के माहौल में मनाजरा होता है।
पाकिस्तान बहुत पीछे नहीं है इन मामलों में, मनाजरा तो होना चाहिए, एक ऐसी डिबेट तो होनी चाहिए जिस पर वाकई लोग फिर फैसला कर सकेंगे हमें क्या करना है। और ये तो सियासी जमातों के पास भी एक उनका एक आ जाता है कि अच्छा वो लोगों की राय शायद चेंज कर सके अपने बारे में। देखिए, आज़ाद मुल्कों में तो और भी बहुत कुछ होता है, वहाँ तो साफ और शफाफ इंतखाबात भी होते हैं। तो हमारे यहाँ कब हुए हैं आखिरी बार, मुझे आप ही बता दें, पाकिस्तान आप ही बता दें कब आखिरी बार शफाफ इंतखाब पाकिस्तान में हुआ था। तो ये एक अलमिया है। तो बाकी ये जहाँ तक इस डिबेट की बात है, हाँ ठीक है, ये होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 2 जमातें नहीं हैं, 2 मेन जमातें हैं पाकिस्तान में। कोई 80 तो रजिस्टर्ड है मेरे ख्याल है, और सैकड़ों और भी बहुत सारे हैं। तो कितने को आप कितनों के साथ डिबेट करेंगे, मगर ये अगर हो जाए तो अच्छी बात है। देखिए, 2 पार्टी सिस्टम है अमेरिका में, तो वहाँ 2 जमातें खड़ी हो जाती हैं, उनके 2 सरबराह आ जाते हैं और वहाँ पे ये मुकाबला हो जाता है। लेकिन ये अच्छी इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, ये प्रोग्राम्स में हो या उस पे हो, लेकिन ये अच्छा और हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हो सकता है अगले इलेक्शंस में ये चीज़ हो जाए, एक अच्छी प्रैक्टिस ये हो सकती है। कम से कम अकाउंटेबल तो होंगे ना किसी न किसी तरीके से, जो बड़ा ज़रूरी है इस वक्त। अच्छा अस्मा, इस वक्त मंशूर पेश किया जा रहा है, नून लीग ने सबसे आखिर में वो छप रहा था, पहले फिर एडिट हो रहा था, फिर उसके बाद अच्छा वो करने के बाद भी वही आया 1 करोड़ नौकरियां और वो सारी चीज़ें जो एक जैसा ही मंशूर है, कोई कुछ चीज़ें 19-20 आगे पीछे। मेरे ख्याल है उन्होंने जल्दी में दिया है बहुत। खैर वो PMLN कह रही है हमने बड़ा वक्त मगर ये पहली बार है कि मंशूर बाद में आया और इंतखाबी मुहिम पहले चली। होता ऐसे नहीं था, पहले मंशूर आते थे या बीच में आ जाते थे। बिल्कुल एक लोगों को समझने के लिए वक्त मिल जाता था कि कौन क्या ऑफर कर रहा है। लेकिन बहरहाल जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस है, मैं उसके बारे में ऑप्टिमिस्ट हूँ। ये लोगों को कारकर्दगी पे वोट ज़रूर देना चाहिए। वो ज़रूर देखें कि किसने क्या किया है, कौन सा प्रोजेक्ट लगाए हैं, क्या आगे करना चाहते हैं। क्योंकि बहरहाल आपके माजी में ही आपकी चीज़ें जो है वो आगे अगर खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है तो उनके लोगों को भी वहाँ पे पूछना चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी की वहाँ पे 15 साल से है तो उनको भी पूछना चाहिए। और अगर पंजाब ने PMLN मोस्टली रही है पिछले 4 साल के अलावा, तो उनको भी पूछना चाहिए कि आपने यहाँ पे जो है वो क्या काम किया है या क्या करने हैं। तो कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर वोट देंगे लोग तो ही तब्दीली आएगी, वरना नहीं आएगी। और आसमा ज़रा हम देखते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो उम्मीदवार को देखकर वोट करते हैं और एक जो बस कहते हैं उम्मीदवार जो मर्जी हम पार्टी को वोट देंगे। कौन सही करता है? मेरा ख्याल है कि जो नजरियाती वाबस्तगी है ना, जो कि पाकिस्तान में है, यानी भुट्टो साहब का वोट है अभी भी, नवाज शरीफ साहब का वोट है, इमरान खान साहब का वोट है, लाइक इट और नॉट, लेकिन ये लोग लीडर को ज्यादा देखते हैं और उनकी फॉलोइंग है। मैं हैरान हूँ कि हम कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे एक ही जमात हमें नजर आती है, लेकिन जब अभी आप इलेक्शन में वोट्स में ट्रांसलेट नहीं होती, अब वो वोट्स में ट्रांसलेट नहीं हुई या जो भी था या जिस तरह भी है। लेकिन अभी अगर आप देखें जलसों में तो PMLN के भी इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी इतने बड़े जलसे हो रहे हैं, PTI के भी जलसे, वो तो अच्छे जलसे हुए हैं जो मैंने खैबर पख्तूनख्वा में देखे। लेकिन बाकी जो 2 जमातें ये सोशल मीडिया पे आपको नजर नहीं आती उस तरह से, उनकी प्रेजेंस उतनी नहीं है। वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक पार्टी की जो है वो एक डोमेन में है। और आप इसीलिए कहते हैं कि वर्चुअल जलसा कर लें या कल जैसे रैलियां निकलनी थी, तो मुझे तो कोई बहुत, आपको कोई अगर नज़र आई है तो ज़रूर मुझे बताएं। कोई मेरे ख्याल है लाहौर में एक आधी रैली जो है वो मुनासिब निकली है। तो सोशल मीडिया पे तो ऐसे मनाते हैं, सोशल मीडिया पे तो आपको इतनी रैलियां नजर आ रही है कि लगता है कि हर जगह से रैली निकली है। वही देख रही हूं उनके ऑफिशियल पेज पे तो शहर मेंशन करके प्रॉपर वो, लेकिन एक्चुअल थोड़े हालात डिफरेंट हैं। आसमा, हर बार या मेजॉरिटी पंजाब डिफाइन कर रहा होता है इलेक्शंस में, स्पेशली सेंटर, इस बार भी आपको ऐसे लग रहा है? और इसमें स्पेशली IPP ऑफ कोर्स, मतलब 126 सीटें हैं पंजाब की, यही सबसे बड़ी बात है कि इसीलिए पंजाब जो है वो डोमिनेंट हो जाता है, वो डोमिनेट करता है, क्योंकि उसी की ज़्यादा सीटें आएंगी और वही हुकूमत बनाएगा। और उसमें भी सेंट्रल पंजाब ज़्यादा वो होता है। फिर जाहिर है कि पंजाब जब होता है तो बलूचिस्तान जो वैसे आबादी के नहीं लेकिन रकबे के एतबार से सबसे बड़ा है, स्कैटर्ड आबादी है, चंद 100 से लोग वहाँ पे वोट जो है वो वहाँ पे जीत के आ रहे होते हैं। तो ये कोई इसको ज़्यादा मुनासिब होना चाहिए। जमहूरियत में ये कोई चीज़ थोड़ी है कि आप एक बड़ा सूबा होने के बावजूद आप जो है वहाँ पे ना वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन का कुछ समझ आ रहा है ना कुछ और चीज़ है। और इसी तरह से आप देखें कि मुख्तलिफ जगहों पे भी, लेकिन बात वही है
कि आबादी नहीं, रकबा आबादी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा सूबा है कि वही डोमिनेट कर देता है। बिल्कुल। तो इसीलिए लोगों को शिकवे भी होते चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जो हो अच्छा हो पाकिस्तान के हक में बेहतर। आसमा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, And all the best. ऑल द बहुत बेस्ट। आज शुक्रिया। आपका पहला शो है हम के साथ, देखना है। इंशाल्लाह। जरूर देखेंगे। और वैसे भी क्या था, मूवर एंड शेकर याद रखना ये आपने। सबने बताना है कि कौन है, गेस करना शुरू कर दे अभी से। ब्रेक पे जाएंगे जी, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एक नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा व्लॉगर हमारा मेहमान होगा, वो जिसने कहा था आज धूप निकला हुआ है, और वो उसमें मिलियन में हमारे व्यूज आए हैं उस वीडियो पे। तो उससे मुलाकात कराना तो बनता है, कराएंगे मुलाकात ब्रेक के बाद। नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्यूट सा व्लॉगर जिसने धूम मचाई हुई है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि क्रॉस पाकिस्तान, बल्कि अक्रॉस वर्ल्ड, आई मस्ट से दैट। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं जी, मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, लेकिन वो कौन है आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सिराज है। उधर देखो धूप भी निकला हुआ है, देखो मैं आपको उधर लकड़ी तोड़ने जा रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ लकड़ी। आज इतनी सर्दी नहीं है, धूप में निकला हुआ है, इस साल में बर्बादी नहीं हुआ है। मेरे दादाजी ने काट रहा है लकड़ी तोड़ रहा है। देखो मैं आपको मेरी दोस्त के घर ले चलूँगा। ये हैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखने वाले क्यूट व्लॉगर शिराज। क्या मासूम सा अंदाज है, क्या प्यारा सा इनका अंदाज है, काफ़ी पसंद किया जा रहा है इनके वीडियोस, मिलियंस में इसके व्यूज़ हैं। और कुछ व्लॉग्स की झलकियां ज़रा हमने आपको दिखाई भी है। हमने इससे पहले इनका एक व्लॉग दिखाया भी था जिसमें क्या बात कर रहे थे, आज धूप निकला हुआ है, बर्फबारी नहीं हुई है, दादा लकड़ियाँ काट रहा है। तो ज़ाहिर है उस वक्त बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन अब चूंकि बर्फबारी हो गई, अच्छा, तो मैं तो कहूंगा सबीन के इसकी बात अल्लाह मियां ने। और बहन भाई की जोड़ी भी बड़ी मशहूर है। मुस्कान इनकी बहन जो है वो भी इनके साथ होती हैं, तो अक्सर ये इनकी हंसी बड़ी वायरल हुई थी, जहां से ये शुरुआत हुई थी इनकी कहते हैं मशहूर होने का सफर जो इनका शुरू हुआ था कि उनको तंग कर रहे थे किसी बात पे, और साथ में वो जब गलत जवाब दे रही थी तो वो हंस रहे थे शिराज। तो आज शिराज हमारे साथ मौजूद है और मुस्कान भी हमारे साथ है, तो आज इन दोनों से जरा बात करते हैं। शिराज, मुस्कान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जबरदस्त, आपके बाद तो हमारी एनर्जी और बढ़ गई है। क्या एनर्जेटिक आपकी आवाज है। क्या खाया नाश्ते में आज? आज नाश्ते में रोटी खाया था। रोटी खाया था? रोटी और चाय। अच्छा शिराज, आपने जब व्लॉग बनाया जिसमें बर्फबारी नहीं थी, उसके बाद बर्फबारी हो गई, क्या बर्फबारी पर भी व्लॉग बना लिया? हाँ बना लिया जी। मैं तो कहता हूँ आज जरा लाइव ना हो जाए, इस वक्त जो आपके पीछे मंजर है खत्म हुआ, बर्फबारी आगे खत्म हुआ, लेकिन जो इस वक्त बर्फबारी के बाद के मनाजिर हैं उस पर मैं चाहूंगा एक व्लॉग अगर लाइव आज हो जाए कि शिराज कैसे हमारे नाजरीन को बताएंगे कि आप ये देखिए मेरे बैक साइड पर पहाड़ हैं और यहाँ पर बर्फ की सफेद चादर है, जैसे आप बताते हैं, जरा आज हो जाए। नाज़रीन कैसे आप उम्मीद करता हूँ शिराज मैं चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ये देखो हमारे गाँव में बर्फबारी हुआ है, बहुत सर्दी है। मुस्कान भी मेरे साथ है। हाय मुस्कान। अच्छा ये तो मुझे लग रहा है कि आपके साथ जो हैं वो जो आपको बताते हैं वो आप करते हैं, क्या ऐसा ही है? नहीं, खुद से बनाते हैं? खुद से बनाते हैं। अक्सर हम देख रहे होते हैं वो फोन पकड़ा हुआ होता है और अकेले घूम रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं। अच्छा शिराज, कैसे आइडिया आया था, कैसे सोचा कि मुझे व्लॉगिंग करने की जरूरत है और मैं जरा अपने इलाके को किसी तरह से मैं पूरी दुनिया को दिखाऊं कि ये मेरा इलाका है, कैसे ख्याल आया? मुझे बहुत शौक था। अच्छा, वैसे किस क्लास में पढ़ते हैं अभी आप? मैं 1 क्लास में पढ़ती हूँ। 1 क्लास में पढ़ते हैं। और मुस्कान किस क्लास में है? मुस्कान प्रेप क्लास में पढ़ती हूँ। प्रेप और 1, और कर रहे हैं व्लॉगिंग। कितने सब्सक्राइबर हैं आपके यूट्यूब चैनल पे? पता नहीं, मुझे पता नहीं है। अच्छा वो आपको नहीं पता नहीं है। आपको मैनेज कौन करता है? अब्बू मैनेज करते हैं, वो व्लॉग बना के अपलोड करते हैं, कौन करता है, कौन सपोर्ट करता है आपके इस व्लॉग को, इस वीडियो को? मेरे अब्बू करते हैं। और आपकी जो टीचर्स हैं वो खुश होती हैं कि वाह उनका शिराज, उनकी क्लास का बच्चा मशहूर हुआ है? जी सब
बहुत करते हैं। अच्छा शिराज, पढ़ाई में कैसे हो? ऐसा तो नहीं होता कि सारा टाइम फोन उठा के बस वीलॉगिंग करते रहते हो? पढ़ाई में क्या टीचर्स क्या कहती हैं? टीचर्स मुझे वेरी गुड कहते हैं। वेरी गुड कहते हैं, तो हैं। इसका मतलब पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। हाँ, और शिराज, मुस्कान को कितना तंग करते हो? अक्सर हम वीडियोस में देख रहे होते हैं, बहुत तंग कर रहे होते हो उन्हें। नहीं, मेरी बहन को मैं तंग नहीं करता हूँ। अच्छा, अभी जरा थोड़ा सा, जैसे वीडियो में तंग करते हो, थोड़ा सा कोई सवाल करके जरा सा तंग करके दिखाओ ना लाइव। मुस्कान, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुस्कान, आप यहाँ क्या करने आया है? मैंने खेल, हाँ? मेरी बहन यहाँ खेलने आया है। यहाँ जी सवाल था। शिराज, कितने बहन भाई हैं आप? मेरी बहन एक है, एक ही बहन है और इसी के साथ व्लॉगिंग कर रहे हैं। और वैसे शिराज क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आगे? मैं फौज बनना चाहता हूँ। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि अगर आप दोनों हमें कुछ गाना सुना दे, जो कि हमने कुछ व्लॉग्स में देखा है कि आप लोग तो बड़ा बड़ी जबरदस्त गाना प्यारी भी आवाज गाते हैं। है, Yes. बड़ी प्यारी आवाज है, तो क्या जरा कुछ सुनाएंगे गा के आज? सुनाएं। क्या आपको सुनाओ गाना? सुनाए ना। इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कहीं नज़लों की कुर्बानी, कहीं नज़लों की मेहनत है। जब ये तारीख दे, जब ये तारीख दे, इसका लिखा नाम पाकिस्तान, 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान, 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 मेरा पैगाम पाकिस्तान। अब मैं कहता हूँ एंड पे एक नारा भी हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जी। Thank you शिराज, जी। बहुत शुक्रिया। मुस्कान, थैंक यू सो मच। साथ मौजूद थे दोनों। जरा मुस्कान कम उर्दू बोलती हैं, तो हमने मुस्कान से कम बात की, लेकिन शिराज से बात करके उतना ही अच्छा लगा कि जिस तरह बहन भाई का हमें नजर आता है ना प्यार। माशाल्लाह, एनर्जी इसी तरह से बरकरार रहे। आमीन, इस एज आमीन। में इतनी है माशाल्लाह से, तो और कॉन्फिडेंस इतना जबरदस्त है, तो मुझे लगता है कि आगे चल के तो ये सारे व्लॉगर्स, टफ कंपटीशन है, अपने कंटेंट को अच्छा करना शुरू कर दें आप। बिल्कुल ऐसा ही है, कॉपी करना शुरू कर देंगे। ये बात भी है। बढ़ते हैं आगे जी। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में हाल ही में साइंसी मज़ामीन के मुकाबलों का इनेकाद हुआ और इस मुकाबले में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। इन मुकाबलों में दुनिया भर से 20 से ज़ायद ममालिक के तलबा शरीक हुए और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने मजमूई तौर पर 13 मेडल्स जीते, जिनमें 2 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 8 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। 2 स्टूडेंट्स मोहम्मद जैन सिद्दीक और सुदैस शाहिद एब्सोल्यूट विनर रहे और उन्होंने फलकियात और तबियात के मज़ामीन में गोल्ड मेडल जीते। और आज मोहम्मद जैन सिद्दीक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गोल्ड मेडल के साथ साथ एक एप्पल आईपैड भी वो जीते हैं, तो आज हम उनसे बात करते हैं। जैन, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जैन, सबसे पहले अपनी इस कामयाबी से मुतालिक बताएगा, इस कैटेगरी से मुतालिक बताएगा जिसमें आपने पोजीशन हासिल की, और ओवरऑल जर्नी कैसी रही आपकी? जर्नी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही थी। 4 दिन का स्टे था, 9 से 13 जनवरी तक, और मेरा आईपैड आया है कैटेगरी 2 में, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की कैटेगरी 2 में आया है, और मुझे मिला है एक गोल्ड मेडल, और उसके साथ मैं बना हूँ एब्सोल्यूट विनर उसी कैटेगरी में। अच्छा, अब जैन, आपका प्रोजेक्ट क्या था? किस बेस पे आपको ये इनाम मिला है? इनाम बेसिकली हम, इस बात शुरू होती है स्कूल में हमने पेपर दिया था, जैसे मेरा आया था ब्रॉन्ज मेडल, उसके लिए आपको आना पड़ता था टॉप 60%। फिर हमारा पेपर हुआ था ह्यूस्टन टेक्सास में, जिसमें मैं जीत कर आया हूँ, और जो वहाँ पे प्रोजेक्ट हमें बनाया था वो एक वाटर रॉकेट था। और जो जैन, पानी- इसके लिए कितनी मेहनत करना पड़ी, कितना चैलेंजिंग था ये सफ़र, ज़ाहिर है बाकियों को पीछे छोड़ना, ये कितना टफ था? compete करना मुश्किल तो होता है, मगर जब आपको मिलती है मोटिवेशन, मिलती है पेरेंट्स से, टीचर से, ख़ासकर मेरे फिजिक्स टीचर ने कहा था कि जाओ, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। मेरे माँ पापा ने कहा था आपको जाना चाहिए वगैरह। तो कंपटीशन तो टफ था, मगर अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो
और जैन ज़रा इस वाटर रॉकेट के बारे में बताइएगा कि किस तरह इसको बनाया, थोड़ी इसकी डिटेल्स बताइएगा। जी, वाटर रॉकेट बेसिकली 2 वाटर बॉटल्स थी, ठीक है, उनको इस तरह काटना ताकि वो एक दूसरे से जॉइन हो जाएं और वो पानी के प्रेशर से चल रहा था ऊपर। वो एक पंप था, उसको आप हवा भरते थे उसके अंदर, बॉटल के अंदर, तो वो उड़ता था फिर। तो उसमें हमारी टीम थी, वो कहते हैं मेरा ग्रुप था, उसने बनाया था वाटर रॉकेट और उसमें हम शायद 3rd आए थे या 2nd आए थे, क्योंकि जिसका सबसे ज़्यादा रॉकेट आगे जाता है ना। और जैन, आपके ग्रुप में कितने लोग थे, कैसे आपने डिवाइड किया था, किसको क्या टास्क सौंपा गया था? और ग्रुप में मेरे अलावा मेरे ख्याल से 6-7 लोग और होंगे मेरे अलावा, ठीक है। और इसके अलावा टीम्स, बड़ी टीम्स थी मेरे ख्याल से। और इस कंपटीशन के लिए आपने अप्लाई कैसे किया था, कितना वक्त लगा, किस तरह आपने क्वालिफाई किया? जी, वक्त मेरे ख्याल से लगा था कोई 3 महीने बात होगी, क्योंकि हमने पहले स्कूल में दिया था ना ये टेस्ट, इसके लिए क्वालिफिकेशन का राउंड था स्कूल में। उसके बाद 3 महीने बाद इसका हमने टेस्ट दिया था ह्यूस्टन टेक्सास में। तो और जैन, आगे क्या प्लान्स हैं, क्या गोल सेट किए हैं? हाँ जी, मेरा इरादा है कि मैं कंप्यूटर साइंस की फील्ड में लीन करूं और अभी तो पढ़ाई चालू है, मगर जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत आगे जाएं, इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। नाज़रीन, बढ़ेंगे बिग ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, सुबह आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। सर्दियाँ हो, खूबसूरत सर्दियों की शाम हो, वैसे दिन भी हो बेशक, तो कोई ऐसी चीज़ जिसका जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, वो क्या चीज़ है? टेबल पे स्पेशली चाय होनी चाहिए, लेकिन हमारे टेबल पे चाय नहीं है। अच्छा, लड़कों का दिमाग ना यही खाने पीने से शुरू, खाने पीने पे खत्म हो जाता है, ये बड़ा एक मसला है। खवातीन से अगर पूछे तो वो कहती है पहनने ओढ़ने का उन्हें बहुत शौक होता है ना, उन्हें एक तरह से प्रेजेंटेबल लगना होता है और वो चाहती है कि हम नए नए ट्रेंड्स को फॉलो करो। तो ऐसे में शॉल्स का जिक्र ना हो तो सर्दियां अधूरी हैं भाई। और मर्द किसी से पीछे नहीं रहते जी, हमारे पास भी है, मर्दों के लिए भी। आज इन्होंने भी शॉल पहनी हुई है, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, लेकिन शुभ, अगर हम वैसे देखें तो ऑब्वियसली कल्चरल वैल्यूज भी हमारी होती हैं और उस तरह से हम देखें तो एक एफिलिएशन हमारी बहुत ज़्यादा होती है। दुपट्टे हो, प्यारी प्यारी सी शॉल्स हो, बड़ी प्यारी भी लग रही होती है। लेकिन अब इन शॉल्स को कैरी करना या किस ड्रेस के साथ कौन सी शॉल होनी चाहिए, ये एक आर्ट होता है। ट्रेंड में कौन सी शॉल है, कौन से रंगों की शॉल आजकल ट्रेंड में है, हम देखते हैं। सबीन, कश्मीर जाएं तो डिफरेंट किस्म की शॉल्स हैं, अगर सवात चले जाएं इस्लामपुर तो वहाँ की शॉल्स और प्यारी, बड़ी मशहूर, कश्मीरी पश्मीना। एग्जैक्टली। और फिर सिंध में जाएं तो और, तो ये जो हमारे शॉल्स, कलरफुल शॉल, इस वक्त आपको टेबल भी वैसे तो बता रहा है कि कितनी प्यारी प्यारी सी शॉल। और अब तो तरीका भी मुख्तलिफ हो गया है। आप कहते हैं जी ऐसे अगर आपने शॉल ली तो वो सही तरीका नहीं है। वैसे पहले तो होता था ऐसे लपेट लेती थी, जैसे हमने अपनी अम्मियों से सीखा ऑब्वियसली। भाई सर्दी के हिसाब से लेते थे ना। ट्रेंड जो है चेंज हो गया फैशन के लिहाज से। तो आज इसी हवाले से हम बात करते हैं कि शॉल्स किस किस्म की इस वक्त ट्रेंड में है और उनको किस तरह से हम स्टाइल कर सकते हैं, चाहे वो वेस्टर्न पे करें स्टाइल या फिर हम ईस्टर्न पे करें। तो इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ फैशन डिजाइनर समरीन रब्बानी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं और आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा, ज्यादा जो होता है वो स्टाइलिंग की गेम होती है सारी। जी एग्जैक्टली। शॉल कितनी भी एक्सपेंसिव शॉल हो, अगर आपने अच्छे से उसको स्टाइल नहीं किया होगा, ड्रेप नहीं किया होगा, तो उसकी एक लुक नहीं आ रही होती। लाइक आप अपनी शॉल, एक प्लेन शॉल को भी एक अच्छे तरीके से आपने उसको ड्रेप किया होगा तो उसकी एक कंप्लीट एक लुक आएगी। लाइक एक आपकी अब विंटर्स हैं तो प्योर पश्मीना जो है वो शॉल तो आपकी हमेशा से एक क्लासिक चॉइस ही रहनी चाहिए ना, क्योंकि ये आपकी वार्डरोब में होनी ही चाहिए। जिसमें ये कलर्स डीप बर्गंडी है, आपका फॉरेस्ट ग्रीन है, आपका फिर आपका रिच नेवी ब्लू है, ये आपकी वार्डरोब को एक कॉम्प्लीमेंट करता है, कंप्लीट करता है। अच्छा ज़ाहिर, हम बात तो कर रहे हैं शॉल्स की वैरायटी से मुताल्लिक, लेकिन आज का मौजू ये है कि शॉल्स लेने के तरीके कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आज मदिया हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, साथ मौजूद हैं जो कि हमें असिस्ट कर रही हैं इस मामले में कि कौन कौन से स्टाइल से शॉल ली जा सकती है। अच्छा, ये जो शॉल इस वक्त मदिया ने ली है समीर, पहले इसके बारे में बताएं। मेरे ख्याल में वहीं चलते भी हैं साथ। हाँ, वहाँ पर चलते हैं, बातचीत करते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली, बड़े प्यारे प्यारे से कलर्स भी हैं इसके तो। अब आपको जैसे कि पता है कि जो कश्मीरी शॉल्स हैं उनकी तो एक जो फेमस है, बिल्कुल बिल्कुल, और इसकी डिफरेंट आपकी जो है कश्मीरी शॉल्स डिफरेंट टाइप्स हैं। अब जो ये शॉल लाइक जो मदिया ने पहनी हुई है, ये कलमकार है। ओके। तो कलमकार इसको इसलिए बोलते हैं
कि इसे कलम से ना पहले पेंट करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो कलम से पेंट करके ना फिर इसके ऊपर ये सारी हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है। अच्छा, फिर उसी पैटर्न को हाँ फॉलो जी। करते हैं और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो कलम इसलिए से इसको पहले कलमकार इसको बोलते हैं। कलम से पेंट किया सही। जाता है और उसके बाद फिर इस पे हैंड ये एम्ब्रॉयडरी पहले एक ठप्पा लगा है इसके ऊपर। लाइक ठप्पा नहीं है, कलम से कलम से proper- प्रॉपर पेंट किया जाता है, नॉट ठप्पा। नहीं, लेकिन वो जो पेंट करना है उसके वो लिए पहले कलम एक से- स्केच कलम से। कलम अच्छा, से ये करते तो हैं। बहुत मेहनत का That- काम है। हाँ जी, बहुत मेहनत का काम है, इसीलिए है। इसको कलमकार कहा जाता है। अच्छा, तो उस पे उसके बाद फिर इसके ऊपर और एम्ब्रॉयडरी और की जाती समरीन, है। कलमकार शॉल लेने के कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? जैसे एक तो मदीना लिया ना, राइट साइड पूरा जी जी बिल्कुल। हाथ के ऊपर। इसको का। आपने स्टाइल जैसे किस तरह से देखे- कर सकते ये जैसे कि बहुत खूबसूरत कलर्स हैं, बहुत सारे इसमें, तो उसको आपको हाईलाइट करना होता है। एक तो इसी तरह इन्होंने ड्रेप कर लिया है, इस तरह इनका एक normal ये जो हम masterpiece लेते हैं, के जिस तौर तरह पे। मैंने भी ली हुई है, हाँ, मदिया ने भी like ली हुई है, एक इस normal तरह से technique आप है। जब ले रहे होते हैं तो हाँ। ये आपका एक मास्टरपीस के तौर पे आप इसको ले और ये भी जरूरी है कि जो Statement piece आपने के ड्रेस तौर पे। पहना है समरीन, वो जरा एक प्लेन सॉलिड कलर हो ताकि जी, ये बिल्कुल। शॉल उठ के आए। जी बिल्कुल। नेक्स्ट में आप इसको इस तरह जो सिंपल अगर बर्फबारी हो गई है तो लपेट अभी लें। बर्फबारी हल्की सी ठंड हुई है। सिंपल अच्छा, जो आप ये भी हल्की इसको- ठंड हुई है। हल्की ठंड हुई है तो This is Fawad Khan हाँ, style. तो इस पे आप अपने शोल्डर्स पे ड्रेप कर सही। सकते हैं। और अगर आपने इसको प्लेन कोई सॉलिड आपका ड्रेस है तो इसको थोड़ा सा पीछे से आप लो करके, तो इससे आपकी एक यहाँ पे आपको अच्छा, देखिए पूरी लुक चेंज हो गई। Yes. एग्जैक्टली हल्का सा उसको यहाँ आपने पे अगर ऑफ आप- शोल्डर किया है तो। हाँ जी, आप इसको ऐसे ऑफ शोल्डर करेंगे तो यहाँ पे कोई ब्रोच या कुछ लगा के, ताकि आप कंफर्टेबल जी। हो। और अच्छा, अब शॉल, इस तरह की शॉल्स जो है या कोई भी शॉल लें तो उसकी लुक ख़राब किस तरह हो जाती है? ख़राब इस तरह हो जाती है कि आपने चेक करना है, देखना है कि आप मूवमेंट आपके जो हैंड्स वो फ्री होने ठीक चाहिए, है। मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए। लाइक आपने शॉल ली है तो आप बिल्कुल उसको वो कर नहीं पा रहे, अपने हाथ मूव नहीं कर पा रहे, वो हिल नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी सारा आप खराब comfortable नहीं होते, obviously। हाँ, आपकी कॉन्फिडेंट लुक नहीं आ रही होती है, हाँ। शॉल की वो ऑटोमेटिकली वो लुक जो है वो खराब हो ठीक है। और ये अगर मदिया हम थोड़ा दिखा सके अपने व्यूअर्स को टर्न करके कि कैसे ओवरऑल इसकी लुक आ रही है। जी, आप मदिया इसको इस अपनी तरह से- स्किल्स दिखाते हुए मदिया, आप कंफर्टेबल है वैसे और ये मूवमेंट इजी थी ना? Very जी comfortable. बिल्कुल। You know, मैं इसके साथ बर्तन भी धो सकती हूँ। अच्छा, और ऐसे नहीं, ऐसे बहुत जो है महंगी वो- शॉल है, बर्तन साफ नहीं धोने, खराब जी हो सकती एग्जैक्टली। है। एक तो इसका ये स्टाइल में आप ले सकते हैं। अच्छा, और समरीन एक चीज और, ऑब्वियसली जब बहुत सारे लोग शॉल्स ले रहे होते हैं तो नहीं समझ नहीं आ रही होती कि जो एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स हैं जी। उनको किस तरह से कैरी, तो वो सिर्फ प्लेन के ऊपर ही कैरी होंगी या फिर आप एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस के ऊपर भी एम्ब्रॉयडर्ड शॉल नहीं को कैरी नहीं, कर जो सकते हैं? बहुत ज़्यादा जिस तरह ये आपकी हेवी एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स हैं, लाइक ये कलमकार है, सही। कानी है, हाँ। वो ज़्यादा प्लेन ड्रेस उसको ज़्यादा प्लेन ड्रेसेस जो हैं वो जाहिर है वो ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारी अब वैरायटीज लाइक ये मुझे ये कानी की शॉल अगर आप मुझे दें, कानी, ये देखिए यार, ये कितनी- कानी की कितनी शॉल से क्या खूबसूरत मुराद है है? ये। जी मैं ये वाले आप मुझे दे सकती हैं? आप उतार दें। उसका दिल नहीं करा उतारने का। She's like, ये बहुत इतनी खूबसूरत प्यारी है शॉल है कि बस। अच्छा, लाइक ये कानी है, कानी एक पर्शियन वर्ड है। अच्छा। जी, और ये जो इसकी इसलिए इसे कानी कहते हैं, एक टेक्निक है अच्छा। जिसमें कानों से जो बैम्बूज होते हैं ना उस पर थ्रेड लपेट के ना उससे ये हैंड वोवन शॉल है ये। अच्छा। और ये 18th सेंचुरी से ये जो है ये वाली टेक्निक ये बन रही थी और कानी शॉल्स जो हैं वो बन रही और है। ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ बनती है वैसे? लग रहा है। ये तो कश्मीर साइड की जा रहा है, कश्मीरी शॉल्स हैं। Okay. तो जिस तरह ये श्रीनगर में इस तरह से काफी है, और अच्छा ये काफी वार्म भी है। जी, हाथ बिल्कुल। लगा के पता लग रहा है कि गर्म अच्छा, शॉल है। आपको मैं एक बात बताऊं कि जो एक ओरिजिनल कानी शॉल है उसको बनने में ऑलमोस्ट 1 ईयर लगता है। 1 year? 1 ईयर। अच्छा, इसको किस तरह से हम स्टाइल कर उसी सकते तरह हैं? से एग्जैक्टली उसी तीन एग्जैक्टली styles से। द सेम वे आप इसको इस तरह स्टेटमेंट लुक के तौर पे इसको ड्रेप कर सकते हैं अपने इस तरह आप अपने प्लेन ड्रेस के आई थिंक साथ। फिर एक और शॉल देखते हैं कि जिसमें डिफरेंट स्टाइल में आप कैरी कर जी, सकें, वो बिल्कुल, कौन सी शॉल हो बिल्कुल सकती जी। है? Yeah. हाँ, अब ये देखें कितनी खूबसूरत अच्छा, ऐसे भी ले शॉल है। सकते हैं, जिस तरह हाँ, अभी exactly। मदीहा ने अब लिया देखिए, है। अब आप देखें वेस्टर्न ड्रेसेस पे आप कैसे इसको लेंगे। आप वेस्टर्न ड्रेसेस पे इसको प्रॉपर फोल्ड करेंगे इक्वली, इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको एक ये लुक देंगे इसको। तो अब आप देखें इनके ड्रेस की एक कंप्लीट लुक चेंज हो गई। चेंज हो गई है। हाँ, इसमें एक आप या वेस्टर्न पे आप अच्छा, और अपने ज्यादा ये pants- भी होता है कि आपने ये देखना है कि इसकी विड्थ कितनी है शॉल, क्योंकि Exactly। अक्सर होगा यहाँ पर एक गोला भी बन अच्छा जाता है। समीर, जब आप ऐसे फिर वो लेना बात शुरू फिर करते हैं। फिर ये बात यहाँ पे आ जाती है, जो प्योर पश्मीना और ये जो प्योर सिल्क और प्योर कलमकार की शॉल्स होती हैं
वो ज़्यादा थिक लुक नहीं देती। अब आप देखें ना, ये बिल्कुल इतनी थिक, ये लाइट वेट होती है क्योंकि इस पे सारा प्योर पश्मीना पे होता है और थ्रेड्स भी इसके ऊपर सारे प्योर रेशम यूज हुआ होता है और हैंड वर्क है, ये मशीन वर्क तो है नहीं कि जो कि आपको थिक लुक दे या उस तरह से। और इसमें इस शॉल को स्पेशली वही कैरी करने के वो 3-4 तरीके जो बताए थे आपने वो है। Exactly. थोड़ा सा इस पर भी बात कर लें जो जी और आप हम की शॉल है नहीं, मर्दों में भी एग्जैक्टली खवातीन लगी वो लेफ्ट आउट फील कर आदमियों में भी शॉल्स पहनने के यही तरीके हैं। ओके, और ये लाइक समीन इसको आप अपने नेक के अराउंड इस तरह कर लेंगे, लाइक तो ऐसे, हाँ ऐसे भी नहीं, ऊपर ऊपर से से? पीछे से ऊपर ले आए, हाँ कंप्लीट मफरल के तौर पे, और इसको कर, ये हो जाएगा आपका नेक रैप। ठीक है, लड़का बदल गया है। एक्सपेंसिव लुक एक्सपेंसिव देखिए इसमें ये ना, ये फिर आपके डिपेंड करता है कि और ये कोल्डेस्ट रीजन्स उनमें आप ये आपके जो नेक रैप है ना, ये स्टाइल लेकिन ये इस पे आपने बड़ा जबरदस्त नेट का काम है। फ्रंट लग के और उस पे थोड़ा पैच वर्क हुआ होता है, ये वो खोल के भी वाली। दिखा देते हैं। जी बिल्कुल, ये इस तरह है। ओके, फिर कुछ एरियाज में जिस तरह आदमी पहनते हैं, फिर वो शॉल्स को टर्बन स्टाइल में पहन लेते हैं, तो वो हेड वो भी अच्छा लग रहा होता है और फिर इसी तरह से जिस तरह खवातीन भी पहनती अच्छा हैं इस पे बड़े वो राइटिंग है ना? जी एग्जैक्टली, इस पे राइटिंग है। और फिर सभी आप वो पकड़ेंगे, ये रेड वाली शॉल है, ये वाली के नेक्स्ट वाली, ये वाली। ओके जी, ये वाली दिखाते हैं। ये भी वैसे बड़ी ही प्यारी लग रही है, इसके ऊपर भी काफी डिटेल जी, ये सुई की काम है। सुई मतलब? चैलेंज सुई मतलब ये सुई का जामा कहते हैं। ये बारीक सुई से बहुत बारीक रेशम की एम्ब्रॉयडरी होती है। अब लुक एट दिस, बहुत डिटेल्ड काम है जी, इसमें। इसमें सारी की सारी ये आपकी हिस्ट्री है, एक कल्चर है, ये एक शॉल नहीं है, ये एक कल्चर है। तो अब ये डिपेंड करता है, अब आप देखें ना, इसके कलर्स, इसके वो, इन पे बहुत टाइम लगता है, इसकी क्राफ्टमैनशिप, इसकी जो एक एलिगेंस है। अब आप शॉल को इस तरह से देखते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी के तौर पे भी शॉल्स गिफ्ट करते हैं, जो आपके फॉर्मल ओकेजन्स होते हैं, आपके स्टेट के कोई फंक्शंस होते हैं, तो आप शॉल्स दे रहे होते हैं या शॉल्स पहन के जा रहे हैं। कल्चर आप बेसिकली गिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, आप अपने कल्चर को उस तरह से और डिस्प्ले सबने शादियों की अगर बात करें तो शादियों में अब ज्यादा वेलवेट की शॉल्स बहुत ज्यादा चल रही हैं कि वेलवेट की शॉल्स होनी चाहिए और वो बड़ी खूबसूरत लग रही बिल्कुल, होती हैं। वो बिल्कुल बहुत फॉर्मल लुक देती है। आप एक वेलवेट की तो शॉल, अब मेरा ख्याल है वो वाला टाइम सर्दियों में वो निकल जाता है कि आप पूरे गरारे पहन रहे हैं, या वो आउट हो जाता है सर्दियों में। ज्यादातर कुछ लोग पसंद करते हैं वो जरूर पहन, लेकिन अब जो है एक चीज होती है कि आपने वेलवेट का ड्रेस ऊपर वेलवेट की शॉल या फिर एक सिंपल ड्रेस उसके ऊपर आपने वेलवेट की शॉल कैरी की है, तो बहुत खूबसूरत लगती है। एग्जैक्टली, बहुत प्यारी लगती है। एक सिल्क की शॉल भी है, एक आप वो सिल्क की शॉल है, यस, द ऑरेंज वन सबीन एट द एंड, प्योर शमो सिल्क सिल्क की शॉल है। ये भी जरा ट्राई करते हैं और साथ में इसको भी नेक्स्ट हम आगे ट्राई करेंगे। अच्छा, मेरा ख्याल है मदिया ये वाली पहले जरा स्टाइल करके दिखाओ। अच्छा मदिया, खुद कैसे स्टाइल करेंगे? अगर मतलब कोई फैशन डिजाइनर नहीं है, मदिया ने किसी इवेंट पे जाना है, वेस्टर्न के ऊपर इसको कैसे कैरी करेंगे? So, you know, this is very pretty. हाँ, ये शमोज, ये स्क्रीन प्रिंटिंग। Yeah, so ये भी I would do it like this. एग्जैक्टली, ये ली भी इसी तरह जाती है। अब ये देखें, ये नॉर्मल शॉल से इसकी लेंथ ज्यादा है, क्या बात है। इसी तरह से लिया जाता है। ये मेरा ख्याल 3 गज से भी लंबी है। एग्जैक्टली, ये इसी तरह से इसकी प्रिंटिंग की जाती है। ये बनती इसी तरह से है कि आपको इसी तरह से लें कि आपका ड्रेस तो दिखता ही नहीं है इसमें ना। अच्छा जी, ये वाली शॉल अगर ये भी हमें करके दिखा दें और इसके बारे में। अच्छा, ये जो है, ये मैं अभी दिखाऊंगी, ये तकरीबन आपको हर जगह मिल रही होती है। जी बिल्कुल, ये बहुत कॉमन शॉल होती है जो कि आपको हर शॉप पे इजीली मिल जाती है और पता नहीं, अब मुझे नहीं पता इसकी क्या प्राइस होगी, बट बहुत सस्ती भी मिल जाती है। ये कलमकार की थोड़ी कॉपी है, ठीक है। लाइक ये इतनी, इसकी प्राइस उतनी ज्यादा नहीं होती ओरिजिनल कलमकार की तरह, ठीक है, बट इसकी एक लुक बहुत खूबसूरत है। अरे वाह, अब आप देखें, और इसमें इतने कलर्स हैं कि आप किसी भी बेस के साथ आराम से ट्राई किसी भी कर एक कलर के साथ, आप मरून के साथ इसको पहन सकते हैं। ये जितने कलर्स आपको ये नीचे नजर आ रहे हैं ना, इसमें से आप इनमें किसी से भी कोई भी कलर जो है प्लेन ड्रेस बना के, अच्छा मुझे लगता है ये तो प्रिंटेड पे भी कितनी चलेगा। अच्छी लग रही है। ये आपने बहुत ज़्यादा इसमें केयरफुल होना पड़ता है। अगर आपने एक प्रिंट ड्रेस पहना हुआ है, कोई प्रिंटेड आउटफिट है, तो उसके साथ आप प्लेन शॉल ही लें, वो आपके प्रिंटेड ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करेगी। लाइक प्लेन शॉल जो है ना, वो होनी आपकी वार्डरोब में होती है। लाइक अगर मोनोक्रोमेटिक आपका आउटफिट है, तो आप प्लेन शॉल जो है उसी की फैमिली में से अगर आप करेंगे ना, तो बहुत एक क्लासी सी लुक आएगी। अच्छा मदिया, एक वेस्टर्न के ऊपर आप केप स्टाइल में भी ले रहे होते हैं, आप कहते हैं जी ऐसे ना, इस शॉल को भी आप केप स्टाइल भी में ले सकते हैं उस तरीके लाइक आप से। ब्लैक में, या आपका वो
ब्लैक कार्डिगन है, ब्लैक पैंट्स है। अब हाँ एग्जैक्टली इसी तरह ही मैं कहने वाली थी। ये देखें यहाँ से ये इसकी ये बॉर्डर्स का एक कलर भी ऐड हो गया इसके इसमें आउटफिट में, और एक स्टाइल भी ऐड हो गया। क्या बात है, जबरदस्त जी। कितनी खूबसूरत ये लुक लग रही है। और ये सारी शॉल्स भी बहुत अच्छी हैं और कैरी बहुत ज़्यादा आपने अच्छी की हैं और आपने हमें इस मामले में गाइड किया है। आपको सेगमेंट कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आते रहिए सबसे आगे के साथ। आज हमारा मौजू है कलर ब्लाइंडनेस। इससे मुतालिक बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते। जब सुर्ख, सब्ज या नीला रंग, इसमें आप डिफरेंशिएट ना कर पा रहे हैं, सुर्ख और नीले में या सुर्ख और सब्ज में या सब्ज और नीले में डिफरेंशिएट ना कर पा रहे हो, तो ये होती है कलर ब्लाइंडनेस। क्या कलर ब्लाइंडनेस से आपकी पर्सनैलिटी मुतासर होती है? क्या उसका कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है? और क्या उसका इलाज हो जाता है कि नहीं होता? और सबसे बुनियादी सवाल, ये होता क्यों है, इस पर आज हम बात अच्छा, होता क्या है, क्यों? और दूसरा ये भी रिपोर्ट्स कुछ ये भी सामने आती है कि मर्दों में ज़्यादा है इसकी शरह और ख़वातीन में कम है, ये रिपोर्ट्स आती हैं। ओके यस, हाँ। लेकिन अब क्वेश्चन इस मर्दों में ज्यादा क्यों है? मैं सिर्फ ये सोच रहा था, जरा सोचें, जिस जो कलर ब्लाइंड शख्स ऑन द लाइटर नोट आई मस्ट से दैट सबीन, अगर आप कलर ब्लाइंड खुदा ना खास्ता हैं, बीवी ने पहनी हुई है फॉर एग्जांपल ब्लू साड़ी जी, और शौहर कहें ये लाल साड़ी बहुत जच रही है, तो फिर क्या होगा? वो फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। टॉपिक पे वापस आते हैं और इस वक्त हमारे साथ है जी डॉक्टर अजीज जान बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को अक्सर होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि वो कलर ब्लाइंड हैं, काफ़ी अरसे के बाद जाकर उनको पता चल रहा होता है। तो आसान अल्फाज में हमारी ऑडियंस के लिए समझाएंगे कलर ब्लाइंडनेस आखिर है क्या? कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है। ब्लाइंडनेस वर्ड इज़ अ मिसनॉमर हेयर। ब्लाइंड नहीं होता वो पेशेंट, इसलिए जैसे आपने कहा कि उनको पता ही नहीं होता। तो बेसिकली आपको शेड्स ऑफ कलर जो हैं वो डिफरेंट नज़र आते हैं। एक बंदा जिसकी नज़र बिल्कुल ठीक है, उसको कलर विजन उसकी बिल्कुल ठीक है, उसको जो शेड्स नज़र आ रहे हैं रेड के, ब्लू के, ग्रीन के, डिफरेंट कलर्स के, उसको वो उस तरह का रेड नहीं नज़र आएगा। उसकी डेंसिटी थोड़ी कम होगी, उसका शेड थोड़ा डिफरेंट होगा। मे बी ही इज़ सीइंग इट एज अ डार्क ग्रे या ब्राउन के शेड्स, अच्छा, उसको okay. डिफरेंट उसको, लेकिन उसमें फिर सेवेरिटी फॉर्म्स हैं। अब जैसे कोई इतना माइल्ड हो कि बिल्कुल हल्का सा उसको टिंट में फ़र्क आ रहा हो, और उसकी बहुत सेवियर फॉर्म ये है कि उसको सब कुछ ब्लैक एंड वाइट। और ये डिफरेंट हर एक में वेरी करता है, हर एक में ऑब्वियसली हर एक का केस वेरी करता है। exactly, अच्छा, ये कि ऐसा नहीं कि वो कलर्स देख नहीं सकते स्पेसिफिक कलर से, वो उनको डिफरेंट नजर आते हैं। डिफरेंट नज़र आते हैं बिल्कुल। अब अगेन सेवेरिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो मे बी ही वुड नॉट बी एबल टू सी रेड या ग्रीन या ब्लू, लेकिन ये है कि मोस्टली इस तरह होता है कि दे सी डिफरेंट शेड्स ऑफ द ओके, मर्दों में ज्यादा क्यों होता है? बेसिकली उसकी वजह ये है कि जो उसका जेनेटिक जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, जिस तरह आपको सारी खुसूसियात आपकी मिलती हैं कि आपकी नाक कैसी होगी, आपकी आंखें कैसी होंगी, जीन्स, इस तरह जीन्स जो हैं, जो उसी तरह कलर के भी जीन्स जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं। ओके, ठीक है, एक्स लिंक्ड डिजीज़ है। तो एक्स क्रोमोसोम चूँकि मर्दों में एक वाई होता है, एक एक्स होता है, मर्दों औरतों में दो एक्स होते हैं। ठीक है, दो एक्स क्रोमोसोम, उनमें एक वाई एक्स। तो मर्दों में जो वाई क्रोमोसोम है तो वो तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा उसमें। एक्स क्रोमोसोम जो उसको माँ से मिला है, वाई बाप से मिलता है, एक्स आपको माँ से मिलता है, तो उसमें अगर उसकी माँ कैरियर है तो उसको वो मिलेगा और उसी में ही जाहिर होगा। हाँ जी, फीमेल के लिए दोनों एक्सेस में होना ज़रूरी है। ओके, तो एक में होगा तो वो रिसेसिव जीन होगा, वो एक में होगा तो वो सिर्फ पास ऑन कर सकती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक होगी। है। लेकिन अगर आपके किसी के वालिद को भी है, वाई एक्स में एक्स को है, और वालदा को भी कलर, वो भी कलर ब्लाइंड है, उसके दोनों एक्स हैं, तो उसमें फिर लड़कियों में ये भी वो कि- एक बहुत ही लॉन्ग शॉट हो तो जाता ये है। भी होता है कि बाप को अगर है और माँ को नहीं है तो बच्चे में नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। नहीं होगी। अगर दोनों को है तो फिर ऑब्वियसली माँ अगर कैरियर है और बाप में है तो हो सकती है, तो हो सकती है। लेकिन ठीक अगर है। बाप को है और माँ बिल्कुल ठीक है, उस कैरियर नहीं फिर है नहीं तो होगी। फिर नहीं होगी, ठीक क्योंकि है। बाप और सिर्फ ये वाई कंट्रीब्यूट। जीन्स में ही है या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं? Environmental factors नहीं एनवायरमेंटल होते। फैक्टर्स ऐसा नहीं है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आपके इनहेरिटेड ही होते हैं, लेकिन बाज़ बीमारियां ऐसी हैं, बाज़ दवाइयां ऐसी हैं जो आपकी कलर विजन को अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल काला मोतिया है, ग्लूकोमा, जैसे कैटरेक्ट है, सफ़ेद मोतिया का आना, जैसे बाज़ दवाइयाँ हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है जो रूमेटाइड आर्थराइटिस में लोग यूज़ करते हैं, उसके साथ आपकी कलर विजन अफेक्ट हो सकती है। और मुख्तलिफ ऐसी बीमारियां हैं तो वो वाले लेकिन मेजॉरिटी इसमें जो फैक्टर है वो Exactly. जीन्स का इन्वॉल्व है। उनके और प्रॉब्लम्स भी होते हैं ना, सिर्फ कलर
is probably not the biggest of their concern. क्या कलर ब्लाइंड लोगों के लिए जॉब सिलेक्शन एक टफ क्वेश्चन हो जाता है? बिल्कुल। अब जैसे बाज़ आपके जो वो होते हैं प्रोफेशंस होते हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस है, या कोई हेल्थ प्रैक्टिशनर है, या कोई डिजिटल आर्टिस्ट है, ही नीड्स टू सी कलर्स, ठीक है, और उसने कलर कोडिंग होती है बाज़ हॉस्पिटल्स में, रेड, ग्रीन, ब्लू। अगर उसको नहीं पता और उसको हर चीज़ मुख्तलिफ नज़र आ रही है बनिस्बत और लोगों के, तो वो फिर उसको प्रॉब्लम होगी। अब बेसिकली ये प्रॉब्लम टैकल होनी चाहिए आपकी अर्ली एज में। अब जैसे मैं अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में काम करता हूँ, हमारे एक स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, जहाँ पे हम हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, वो मुख्तलिफ स्कूलों में जाती है, वहाँ पे बच्चों की नज़र चेक करती है, कलर विजन चेक करते हैं। दैट इज़ द राइट एज जब बच्चे को पता हो कि उसको आया है प्रॉब्लम, क्योंकि उसको जो टीचर ने पढ़ाना है, क्लास में ढेर सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें कलर डिफाइंड होंगे, कलर डिफाइंड होते हैं। आगे उसको पता हो कि यार मुझ में ये प्रॉब्लम है, उनके मेनली टीचर्स और पेरेंट्स को भी पता हो कि कैसे उसको मैनेज करना है, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है कि बच्चों को बताया जा रहा होता है ये पढ़ें, ये लिखें, और अगर बच्चा वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होता तो उल्टा कहते हैं बच्चा वीक है, बच्चा तो नालायक है, बजाय इसके कि रूट कॉज को देखा जाए कि एक्चुअली मसला क्या उसका है। उसमें कोई कसूर होता नहीं है, और वो तो अगर आपका बच्चा ऐसी कोई कंप्लेन कर रहा है, या वो उसको मुश्किल हो रही है डिफरेंशिएट करने में, या क्लास में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो स्क्रीनिंग जो है वो बड़ी जरूरी होती है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, रिवर्सिबल है, इलाज है कोई? रिवर्सिबल तो नहीं है, अगर आपको है, इफ़ यू आर बोर्न विद इट तो यू हैव टू लिव विद इट। लेकिन ये है कि मुख्तलिफ आप उसमें आपके पास ऑप्शन हैं कुछ, ऑल्दो नॉट वेरी बाज़लों के लिए वो नहीं होते, एक्सेप्टेबल नहीं होते। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा लो विजन क्लिनिक है हॉस्पिटल का अलशिफा का, ठीक है, उसमें जो हमारे पास कलर ब्लाइंड पेशेंट्स आते हैं उनको हम उधर रेफ़र करते हैं। वहाँ पे जो हैं मैडम, वो उनको ब्रेड फिल्टर्स के ग्लासेस देते हैं, उससे जो उनका वो कंट्रास्ट है दैट इम्प्रूव्स। यानी ग्लासेस से खासी हद तक बेहतर हो जाता है, कुछ ना कुछ उनका वो चलता है सिलसिला, कुछ ना कुछ उनका वो जो प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं वो काफ़ी हद तक ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम ये है कि आपको दो और कलर्स हैं, उनके शेड्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अब आपके ब्लू कलर्स में फिर ऑब्वियसली वो रेड टेंट है, उसमें फिर ब्लू आपको थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा। ग्लासेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होती? जैसे लेंस आजकल तो इतनी जिद्दत आ चुकी है, यही ग्लासेस आप लेंस यानी लेंस भी यूज़ कर सकते हैं इसी तरह, एग्जैक्टली इसी प्रिंसिपल। इसके अलावा कोई इलाज बहरहाल नहीं है? इसके अलावा बहरहाल कोई इस तरह इलाज नहीं है, क्योरेबल इलाज नहीं है। क्या इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है उस शख्स पे? साइकोलॉजिकल ऑब्वियसली होगा शुएब साहब, क्योंकि एक यू फील कि आप में कुछ कमी है, ठीक है। आपको एक चीज़, जैसे आपने बात की कि आपने साड़ी रेड कलर की और ब्लू कलर वाला जो प्रॉब्लम है, अगर उसको वो उस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करने होंगे, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली वो किसी खास प्रोफेशंस में नहीं जा सकता, कोई खास एक्टिविटीज नहीं कर सकता, तो वो एक और जाहिर है इर्द गिर्द के लोगों को भी नहीं पता कि उन्होंने कैसे डील करना है। ये तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब जैसे एक स्टडी हुई जी, उसमें बहावलपुर में CMH बहावलपुर में एक उन्होंने की थी स्टडी। उसमें ये था कि उन्होंने काफ़ी एक सैम्पल साइज लिया, उसमें उन्होंने लोगों से टेस्टिंग की कलर विजन, उसमें यू वुड बी अमेज्ड के दे रिपोर्टेड 93% समवेयर अराउंड दैट। इतने लोग थे जिनको पता ही नहीं था, जो कलर ब्लाइंड थे, पता ही नहीं था, उनको उसी दिन पता चला कि अच्छा मैं कलर ब्लाइंड। तो अवेयरनेस ही नहीं है किसी भी तरह से। तो वो क्योंकि उसने शुरू से कभी वो देखी ही नहीं ना, एक चीज जो आपने देखी नहीं, तो आपको क्या पता कि ये जो मैं देख रहा हूँ ये ऐसा ही होता है, ये और लोग डिफरेंट तरह देख रहे हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। आपने आर्टिस्ट तो बहुत सारे देखे होंगे, तो एक और दिखा देते हैं जो कि बहुत टैलेंटेड है, जिस तरह बाकी टैलेंटेड है उस तरह से ये भी बड़े टैलेंटेड है। ये सुपर टैलेंटेड है, ये बहुत डिफरेंट काम कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं ऐसा? ये धुएं से फनपारा बनाते हैं। ओके, धुएं से आर्ट क्रिएट करते हैं। जी जी, वाह भाई वाह, तो ये गवादर से इनका ताल्लुक है। कैसे इन्होंने सीखा,
कैसे ये फन पारे बना रहे हैं। 14 साल तालिब इल्म अब्दुल मुबीन और इनके जो फन पारे हैं, ये जो फन मुसव्वरी है, हाँ। खासी इनकी इस पर महारत अच्छा, है, हैरान मोमबत्ती कुन के तौर जो पर। स्मोक है उससे ये बनाते हैं, कैंडल के स्मोक से बना रहे हैं, जिस वक्त जो हम अभी देखकर बता सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या करते हैं, किस हम तरह उन्हीं से से पूछते क्रिएट हैं। करते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। जी मुबीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब्दुल, शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मुबीन जरा बताइएगा किस तरह से आप धुएं से आर्ट क्रिएट करते हैं? जी, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये होता है कैंडल के धुआं से। कैंडल के जो धुआं होते हैं, ब्लैक कलर के शेड हैं, उनको पेपर के ऊपर आपको लाना पड़ता है, फिर वही शेडों के ऊपर आपको ब्रश इस्तेमाल करके पेंटिंग करना पड़ता है। करके दिखाइए ना। कुछ थोड़ा बहुत हम यही चाह रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत क्रिएट कर सके, लेकिन साथ साथ मुबीन बताएं भी कैसे इसको क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से बनाते हैं आप? बस करते जाएं और जी, मैं बताते बिल्कुल जाएं। बताऊंगा। जी, ये सबसे पहले पहले आपको लगाई तो है कैंडल आग। जलाना होता है ना। आपको कैंडल लेना पड़ता है और व्हाइट कलर का आर्ट शीट लेना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जल ना जाए। इसके जो धुएं हैं ब्लैक कलर के, ये आप देख वाह। सकते हैं। ऐसे ही आप जलाया आपने पेपर को ब्लैक धुएं से भरना चाहिए। ओके, वेरी नाइस। यानी जलाया नहीं है आपने, इसके धुएं से रंग है ये। नहीं, जलाया नहीं, सिर्फ धुएं के जो ब्लैक कलर के शेड हैं वही आपको पेपर के ऊपर लाना पड़ता है। सही है, ठीक है। अच्छा, ये अभी बना क्या रहे हैं आप? क्या क्रिएट क्या कर रहे हैं? मैं एक बर्ड बना रहा हूँ। बर्ड बना रहे हैं, सही है। चलिए अब हम थोड़ा अपने माइंड में रखते हैं, बर्ड बन रहा है और उसके साथ साथ हम इसको जरा इमेजिन करते हैं कि स्टेप्स क्या हैं इसके। कुछ लोग, आप लोग जो घर बैठे हैं, आप लोग सीखना चाहते हैं, आप लोगों के लिए भी एक अगर नई चीज़ है, एक नया आइडिया है, तो आप साथ साथ जो है वो यहाँ से सीख सकते हैं। बट प्लीज डोंट ट्राई इट एट होम राइट नाउ, बिकॉज अगर आपको नहीं आता तो आप नुकसान बिल्कुल हाँ, ये बात भी है कि ख्याल जरूर करें, स्पेशली बच्चे जो हैं वो ख्याल करें अपने बड़ों की प्रेजेंस में। अगर आप इसको परफॉर्म करना चाहते, सेफ एनवायरनमेंट में आप इसको परफॉर्म करें। और ये मुबीन ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि ये जो पेपर है जल ना जाए। ओके, और पेपर भी खास आपने आर्ट शीट ली है, साथ मोमबत्ती है, उसके धुएं से आप कर रहे हैं। एक पेपर पे एक बर्ड बनाने में कितना वक्त लगता है वैसे? बन गया? आधा घंटा। मेरे लिए तो आधा घंटा लगता है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही बहुत की है। सही है, आधा घंटा लगता है। तो ये हम सिर्फ एक आइडिया है, वो थोड़ा सा जाहिर है, वो हम आप सिर्फ आइडिया आपको बता दिए कि किस तरह से, बाकी जाहिर है पूरा जो प्रोसीजर है वो आप लोग सीख भी सकते हैं। अच्छा, आइडिया कैसे आया मुबीन? साथ साथ ये भी बताएं कि किस तरह सोचा कि बाकी तो जी रंगों से खेल के आर्ट बनाते हैं, सैंड आर्ट का भी हमने काफी सारा, सैंड आर्ट भी आप बनाते हैं मैंने सुना है। तो किस तरह से आइडिया है कि मैंने स्मोक आर्ट बनाना है? स्मोक आर्ट का आइडिया मुझे यहाँ से आया, क्योंकि हम पहले हमारे घर के जो लकड़ियाँ वगैरह से मतलब खाना बनाया था ना, उसके जो लकड़ियों के जो धुआं थे वो दीवारों पे लगते थे, ब्लैक कलर के। जो मैंने उसको घसीड़ा, मैंने देखा पीछे व्हाइट कलर नजर, फिर वही मतलब वो घसीटने से मैंने पेंटिंग वगैरह किया। मैंने बोला यार ये तो अच्छी बात है। फिर मैंने कैंडल से ट्राई किया पेपर के ऊपर, मतलब प्रैक्टिकली ऊपर मैंने प्रैक्टिकल किया, हो गया। वाह, जबरदस्त। और ये कहीं पे आपने आर्ट अपना शोकेस भी किया किसी नुमाइश वगैरह में? नहीं, मैंने अभी सडनली तकरीबन 2 महीने पहले एग्जीबिशन में गया था, लेकिन स्मोक आर्ट नहीं किया था। ठीक है, तो मतलब आपने जो स्मोक आर्ट है वो आपने क्रिएट किया साथ साथ। अच्छा, सैंड आर्ट के बारे में भी जरा बताइएगा। सैंड आर्ट मेरे हमारे पसनी नाम का एक शहर है, वहाँ के बड़े जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने किया था, मैंने उनको देख के सीखा है। जबरदस्त। मुबीन जरा बताइएगा, बल्कि दिखाएगा कि इस वक्त क्या शक्ल है उस पेपर पे? ये अभी मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। ये काले धुएं के ऊपर नजर आ रहा है। जी। अच्छा मुबीन, यानी सबसे पहले आपने उस आर्ट के लिए इस पेपर पे धुएं से आपने उसको जलाया तो नहीं कहेंगे, लेकिन ब्लैक उसका जो एक पार्ट है वो आ गया। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं आप? सेकंड स्टेप क्या होता है? अब इसके बाद जो धुएं है उसको स्केच कर रहा हूँ। स्केच कर, समझ रहे हो? जी। जी हाँ, एक आर्ट टूल से स्केच कर रहा हूँ, पेंटिंग बना।
ठीक है, तो जाहिर है उस तरह आप इसको क्रिएट भी करेंगे। अच्छा मुबीन, कहीं पर किसी एग्जीबिशन में आपने इसकी कभी नुमाइश के लिए भेजा, लोग क्या खरीदते भी हैं और किस तरह से पसंद कर रहे होते बल्कि हैं, पूछते होंगे कि ये क्या है, कैसे क्रिएट किया? हाँ, ये बिल्कुल होता है, लोग पूछते हैं कैसे बनाया, कहाँ से सीखा, बिल्कुल पूछते हैं, लेकिन ऐसे आर्टों को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो ज्यादा कैनवस के ऊपर ऑयल पेंटिंग पसंद करते हैं। तो ज़रा एक डेवलप हो चुका है ना टेस्ट कैनवस के लिए, आप बहुत मुनफरद काम कर रहे हैं, तो ज़रा इसकी पहचान बनती चली जाएगी। बहुत शुक्रिया मुबीन, साथ मौजूद थे और आर्ट से मुतालिक आज हमसे बात करते थे। नाज़रीन, वक्त के ख़त्म, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।